नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का चुनावी दंगल में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चर्चा की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पहले चरण के लिए मतदान जारी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर हो रहा है मतदान। कई दिग्गजों ने मतदान कर दिया है अभी तक। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी मतदान कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना वोट डाल दिया है। सीएम धामी ने खटीमा से मतदान किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं सीधे चुनाव को लेकर के, जहां पर 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज मतदान होना है और मतदान लगातार जारी है सुबह से ही। और अभी अगर बात करें तो जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं और जो बड़े चेहरे हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री धामी ने अपने वोट का इस्तेमाल कर दिया है, खटीमा से उन्होंने वोट डाला है, और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं, लगातार कवरेज हो रही है। सभी 102 सीटों की खबर आप तक पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा। फिलहाल 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए मतदान जारी है। पहले चरण का मतदान आज है। सुबह से ही लगातार जो पोलिंग बूथ है उन पर कतारें लगी हुई, तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति मतदान का प्रयोग करने के लिए जा रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार दिन भर आपको दिखाते रहेंगे। दूसरी तस्वीर जो है वो बिहार से आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं की लाइन आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ के बाहर। तीसरी खबर आपको उत्तराखंड से दिखा रहे हैं, जहां मतदान का प्रयोग करते हुए जा रहे हैं लोग मतदान का प्रयोग करने। चौथी खबर आपको छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर भी आप भीड़ देख सकते हैं। तो लगातार कवरेज जारी है और तस्वीरों के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं सुबह से ही। हालांकि मौसम काफी गर्म है, लेकिन लोग जो है अपने मत का प्रयोग करने पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं। और वोटिंग को लेकर के आज बुजुर्गों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। क्या कुछ उनका कहना है, एक बार दिखाते हैं आपको। तो ये सब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। पहली खबर आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने मतदान का प्रयोग करने जा रहे हैं। दूसरी खबर आपको उत्तराखंड से दिखा रहे हैं, जहां पर दूसरे के सहयोग से ऑटो पर बैठ करके ये मतदान का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो खासा उत्साह देख सकते हैं आप। 2024 का ये लोकसभा चुनाव है, जिसका आज से आगाज हो गया है। आज 102 सीटों पर मतदान होना है और उसके लिए बुजुर्गों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बुजुर्ग जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने अपने पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं। तो लगातार महा कवरेज आप देखेंगे, लगातार बने रहिएगा। पहली तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आपको उत्तराखंड से दिखा रहे हैं, जहां पर बुजुर्गों में खासा उत्साह आज मतदान को लेकर के देखा जा रहा है। अगर बात करें मतदान प्रतिशत की, सुबह 9 बजे तक के प्रतिशत की बात करें तो 12% से अधिक अब तक मतदान हो गया है और लगातार जो है लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। और इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने मत का प्रयोग किया है और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, सुनाते हैं आपको। राइट भी है और कर्तव्य भी है। मतदान किसको भी करे, मतदान भी करना चाहिए। ये वो हमारा फंडामेंटल राइट भी है और कर्तव्य भी है। मतदान किसको भी करे, पर मतदान करना ये लोकतंत्र के इस उत्सव में सबका कर्तव्य है। और मेरी सभी मतदाताओं को खूब खूब शुभकामनाएं, शुभेच्छा। सर, आपकी जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? मैं 101% आश्वस्त हूं। अच्छे मार्जिन से मैं चुनाव जीतूंगा। तो लगातार मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं और इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने मत का प्रयोग किया है और क्या कुछ उन्होंने इसको लेकर कहा है, एक बार सुनिए। मैं सबसे अपील करता हूं कि पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। मैंने भी अभी देखा आपने जलपान किया है आपके सामने ही। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी लोग कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहिए कि जो मतदान न करे। सबको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना है। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। 5 सालों में एक बार हमको सरकार चुनने का अवसर मिलता है और ऐसी सरकार चुननी है जो देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ रहा है, उसको और मजबूती देनी है। सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए समस्त उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूं कि ऐतिहासिक मतदान करें और ऐतिहासिक विजयश्री मोदी जी को दिलाएं। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं किन किन राज्यों में अब मतदान हो रहा है, कौन कौन सी सीटों पर मतदान हो रहा है। तो पहला उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में आज 8 सीटों पर मतदान होना है। तो 8 ऐसी सीटें हैं जिनके लिए आज जो है
मतदान होगा। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो सभी लोकसभा की 5 सीटों पर यहां पर मतदान होना है, चाहे टिहरी की बात करें, पौड़ी की बात करें, नैनीताल की बात करें, अल्मोड़ा और हरिद्वार। 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर आज मतदान होना है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो एक ही सीट पर, बस्तर की सीट पर आज मतदान होना है, जिसके लिए सुबह से ही लंबी कतारें जो है पोलिंग बूथ पर लगी हुई हैं। बस्तर सीट पर होगा। और बात अगर करें बिहार की, जहां पर आज पहले चरण के मतदान हो रहा है बिहार में। बिहार की 4 सीटों का अगर बात हम यहां पर करें तो बिहार में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। और तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में 39 सीटें ऐसी है, यानी सभी सीटों पर मतदान जारी है। तो सभी सीटों पर आज तमिलनाडु में मतदान जारी है, यानी पहले चरण में ही सभी सीटों पर मतदान हो रहा है। और राजस्थान की बात करें तो 12 ऐसी सीटें हैं जिस पर आज मतदान जारी है। सुबह से ही जो मतदाता है उन्होंने लंबी कतारें लगा रखी है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। लगातार जो है लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 3 सीटों पर यहां पर मतदान हो रहा है। 3 सीटों पर जो है लोग अपने मतों का प्रयोग करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। यानी पहले चरण में जो चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं वो 3 सीटों के लिए हो रहे हैं। तो मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर की दोनों सीटों पर, 2 ही सीट मणिपुर में है और इन दोनों सीटों पर आज मतदान जारी है लगातार। वहीं बात अगर हम करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो सभी 7 फेजों में चुनाव होने हैं और पहले चरण की अगर हम बात करें तो 5 सीटों पर मतदान सुबह से ही जारी है। 5 सीटों पर लोग अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें ऐसी है जिस पर आज जो है मतदान जारी है। लगातार जो है मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें हाई प्रोफाइल सीटें भी है। किरेन रिजिजू भी इसमें आज मत का प्रयोग करने पहुंचे। और असम की अगर बात करें तो 5 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। पहले चरण में 5 सीटों पर मतदान होना है और उसी को लेकर के सुबह से ही मतदान जारी है। जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर आज मतदान हो रहा है। मतदाता लगातार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं 1 सीट पर सुबह से। तो लगातार आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कहां पर कितनी सीटों पर चुनाव होना है। पुडुचेरी की बात करेंगे तो पुडुचेरी में 1 ही सीट है और उस 1 सीट पर भी आज पहले चरण में ही मतदान हो रहा है। लगातार सुबह से मतदान जारी है। तो लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ बात करें अगर मिजोरम की, तो मिजोरम में भी आज पहले चरण का मतदान हो रहा है और मतदान 1 सीट पर हो रहा है। 1 ही सीट मिजोरम में फिलहाल लोकसभा की है। तो मेघालय की बात अगर हम करेंगे तो मेघालय में भी आज मतदान हो रहा है। सुबह से ही 2 सीटों पर यह मतदान जारी है। पहले चरण के चुनाव में 2 सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में 1 सीट पर मतदान होना है और उस पर सुबह से ही वोटिंग हो रही है। पहले चरण में ही लक्षद्वीप में भी जो छोटे छोटे राज्य हैं या फिर छोटी छोटी जहां पर 1 सीट 2 सीट है, लगभग सभी को पहले चरण में निपटा दिया जाएगा। यानी पहले चरण में मतदान हो रहा है। सिक्किम की अगर हम बात करें तो 1 सीट पर मतदान होना है और सुबह से ही मतदान जारी है। त्रिपुरा की बात करेंगे तो त्रिपुरा में भी 1 सीट है और त्रिपुरा की 1 सीट पर सुबह से ही मतदान जारी है। पहले चरण में ही इनको यहां पर वोटिंग हो रही है। और अब बात हम करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड में भी 1 ही सीट लोकसभा की है और उस 1 सीट के लिए सुबह से ही मतदान जारी है। मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, जैसा कि हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। अंडमान निकोबार की बात करें तो 1 सीट पर सुबह से ही मतदान जारी है। यहां पर भी 1 सीट पर ही मतदान होना है और पहले चरण में ही मतदान होना है। तो सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लगातार जो है मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। अब हॉट सीट एक बार नजर डाल लीजिए। हॉट सीट मुजफ्फरनगर की हॉट सीट है, पीलीभीत की हॉट सीट है, क्योंकि यहां से पहले जो है वरुण गांधी लड़ा करते थे, लेकिन इस बार जितिन प्रसाद को वोट दिया गया है, तो इस वजह से ये काफी हॉट सीट बन जाती है पहले चरण के लिए। और बात करें नगीना की, यूपी की ये सीट है जहां पर ओम कुमार, मनोज कुमार, चंद्रशेखर आजाद की वजह से ये बड़ी हॉट सीट बन जाती है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक युवाओं का इनके पास है, तो इस वजह से एक बड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं रामपुर यूपी की। तो रामपुर जहां पर आजम खां का गढ़ इसको माना जाता है, लेकिन घनश्याम सिंह लोधी वर्तमान में यहां के सांसद हैं, तो एक बड़ी टक्कर यहां पर भी देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं हरिद्वार, जो एक अपने आप में एक बड़ी सीट है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष में बात करें तो हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत यहां पर उनको टक्कर देने वाले हैं। और अब नैनीताल उधम सिंह नगर सीट की बात कर लेते हैं, जहां पर अजय भट्ट जो मौजूदा मंत्री भी हैं और प्रकाश जोशी उनको टक्कर देने वाले हैं, तो अपने आप में ये बड़ी हॉट सीट बन जाती है। अल्मोड़ा की बात करेंगे, अजय टमटा, प्रदीप टमटा, यानी टमटा बनाम टमटा का यहां पर टक्कर है, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो अजय टमटा वहां से सांसद है, तो ऐसा माना जा रहा है कि काफी हॉट सीट ये होगी। टिहरी की अगर बात कर लेते हैं तो टिहरी में माला राज्य लक्ष्मी शाह है, एक तरफ बीजेपी की कैंडिडेट है, दूसरी तरफ जोत सिंह गुनसोला है, कांग्रेस की कैंडिडेट है, तो ये यहां पर भी बड़ी टक्कर देने वाली बात हो जाती है। और पौड़ी की अगर हम बात करें तो अनिल बलूनी यहां से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं
और गणेश गोदियाल जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इन दोनों में कड़ा मुकाबला यहां पर देखा जाएगा, इसलिए हॉट सीट मानी जा रही है। और नागपुर अपने आप में ऐतिहासिक सीट है जहां पर 13 बार अब तक कांग्रेस जीत चुकी है, लेकिन बीते 2 बार से बीजेपी जीतती आ रही है। नितिन गडकरी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उधमपुर जम्मू कश्मीर की ये सीट है, ये भी काफी हॉट मानी जा रही है क्योंकि जितेंद्र सिंह जो है वर्तमान में सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। तो एक बड़ी टक्कर यहां पर इस सीट पर भी देखने को मिलेगी। बीकानेर की अगर बात करें राजस्थान की, अर्जुन राम मेघवाल और गोविंद राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल वर्तमान में कानून मंत्री हैं, तो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भी अपने आप में हॉट सीट बन जाती है, बड़ी सीट बन जाती है। चूरू राजस्थान की बात हम करें तो देवेंद्र झाझरिया और राहुल कसवा, ये इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि राहुल पहले बीजेपी के टिकट से लड़के यहां पर वर्तमान सांसद थे, लेकिन अभी जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर अरुणाचल पश्चिम से किरेन रिजिजू, यानी ये भी वर्तमान में जो है अभी केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और त्रिपुरा की बात करें तो विप्लव कुमार देव, ये पूर्व मुख्यमंत्री यहां के हैं, और आशीष कुमार इनकी टक्कर में कांग्रेस के सामने है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी और हॉट सीट हो जाती है, जिक्र करने वाली बात हो जाती है कि यहां पर मुकाबला कितना कड़ा रहने वाला है। तो ये बड़ी हॉट सीटें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहले चरण में मतदान हो रहा है, सुबह से मतदान जारी है। और हॉट सीटें कौन कौन सी है ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास हमने किया, और लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। ये आपको छत्तीसगढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर जो है लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए लंबी लंबी कतार में लगे हुए हैं। तो दिन भर ही कवरेज, महा कवरेज आज रहने वाली है, बने आप रहिएगा। एक एक सीट की आपको जानकारी देंगे, पूरी डिटेल आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो पहले चरण का मतदान सुबह से ही जारी है और 9 बजे तक मत प्रतिशत की बात करें तो 12% के आसपास अभी तक लोगों ने मतदान कर दिया है। और देख सकते हैं बुजुर्गों में भी खासा उत्साह दिख रहा है, कोई व्हील चेयर लेकर आ रहा है, कोई अपनी डंडी लेकर के आ रहा है। तो मत का प्रयोग जरूर करें और कितना आवश्यक ये होता है ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और आगे बढ़े इस चर्चा में, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। पौड़ी से अनिल बलूनी ने अपने मत का प्रयोग किया है। तो मतदान केंद्र में वो पहुंचे और यहां पर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया था। पौड़ी से अनिल बलूनी ने मतदान किया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, हाई प्रोफाइल सीट भी है वहां की है। बीजेपी के जो है काफी कद्दावर नेता ये हैं। सिक्किम से प्रेम तमांग ने अपना वोट डाला है। तो बड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने यहाँ पर उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है। तो पौड़ी से अनिल बलूनी ने मतदान का प्रयोग किया, अपने मत उन्होंने डाला है जहां पर वो पहुंचे। और काफी दूर उनका ये पोलिंग बूथ था, लेकिन अपने काफिले को लेकर वहां पर पहुंचे वो सुबह सुबह और अपने मत का प्रयोग उन्होंने किया। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुमोहा ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। तो लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं, पल पल के अपडेट आपको दे रहे हैं। जहां पर अनिल बलूनी ने अपने मत का प्रयोग किया, डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने अपना वोट डाला है, सिक्किम के सीएम प्रेम तमांग ने अपना वोट डाला है, मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुमोहा ने अपना वोट डाला है। यानी सभी बड़े बड़े नेता भी अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हैं। और पौड़ी की अगर बात करें उत्तराखंड की, जहां बात आ जाती है, तो वहां पर अनिल बलूनी ने भी अपने मत का प्रयोग किया। इससे पहले हमने आपको दिखाया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने मत का प्रयोग किया। तो बड़ी और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर आज जो है कई हाई प्रोफाइल सीटों पर भी पहले चरण में मतदान होना है। यानी 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से आपको बता दें कि पहला चरण ही ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव होगा। इसके बाद से जितने भी चरण होने वाले हैं उनमें कम सीटों में चुनाव होगा, लेकिन सबसे ज्यादा 102 सीटों पर आज ही यानी पहले चरण में मतदान होना है। और मतदान जारी है, सुबह से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लाइन लगी हुई है। कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं जो इससे पहले हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया है, और लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्साह के साथ लोग यहां पर मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। कई दूर पर गर्मी भी इतनी है, लेकिन लोग जो है लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार जो है सुबह से ही मतदान जारी है और मतदाता काफी उत्साह में भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5 साल में एक बार ही ये मौका होता है जनता के पास जब वो अपना
प्रधानमंत्री अपना नेता अपने क्षेत्र का सांसद चुन सकता है और ऐसे में आज का दिन जो है वो मतदाताओं का है। उनके पास पूरा अधिकार होता है कि वो अपने मत का प्रयोग किसके पक्ष में करते हैं, उनके मुद्दे क्या है, उनकी अपनी इच्छाएं क्या है, किन मुद्दों पर वो वोट डाल रहे हैं। तो पूरी तरीके से जो स्वतंत्रता एक होती है और एक मत का प्रयोग करने का जो होता है वो आज का दिन है, जिसमें लोग लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको हम आपको सुबह से ही लगातार कवरेज के माध्यम से दिखा रहे हैं। 102 सीटों की पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और चर्चा करेंगे बेहतरीन, इसके लिए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शालिनी यादव चुनाव विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुकी है, रामराजी शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आज के इस चुनावी दंगल में। पहला सवाल शालिनी जी आपसे ही लेना चाहूंगी, क्योंकि चुनाव विश्लेषक हैं, अर्थशास्त्री के तौर पर भी आप अच्छी जानकारी रखती हैं। तो जो माहौल सुबह से देखने को मिल रहा है, पोलिंग बूथ पर मतदाता पहुंच तो रहे हैं, लेकिन प्रतिशत में कुछ अभी देखा जाए तो कमी है, क्योंकि 3-4 घंटे से ऊपर हो चुका है और अभी तक 12-12.5% पहुंचा है। क्या लगता है? देखिए ज्योति जी, ये इलेक्शंस बहुत क्रूशियल इलेक्शंस है। जिस तरीके से ऑपोजिशन लगातार ये कह रही है कि इस तरीके के शक जाहिर किए जा रहे हैं कि हो सकता है लोकतंत्र का आखिरी चुनाव हो, तो लोगों में एक्चुअली तो ज्यादा उत्साह होना चाहिए था, लेकिन अगर हम देखें तो कई लोग काफी निरुत्साह भी हो चुके हैं। और उसके अलावा मेरा मानना है कि इस वक्त जो इलेक्शन चल रहे हैं, ये भी मानना देखा जाना चाहिए कि इस वक्त हीट वेव बहुत स्ट्रांग है। इस वक्त सब जगह बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ये है कि लोग धीरे धीरे आना शुरू होंगे, थोड़ी ठंडक का इंतजार करेंगे। मेजॉरिटी वोटिंग जो होगी, जो लोग सवेरे के वोटर्स होते हैं वो शाम के टाइम में आके वोटिंग करके चले गए। धीरे धीरे मेरे ख्याल से आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है, तो अगर वोटिंग कम हो रही है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की जिसकी बात की जा रही है, तो वो अभी तक तो नजर आ नहीं रहा। अभी तक नजर नहीं आ रहा। हमें इंतजार थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा है, पूरे देश में हीट वेव फैली हुई है, लोग इसीलिए जनरली बाहर निकलना अवॉइड कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन रामराजी शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामराजी जी, 102 सीटों पर यानी पहला चरण ये है और सबसे ज्यादा सीटें आज ही है, क्या लगता है ये जो एग्जाम की जो नर्वसनेस होती है वो है क्या बीजेपी के अंदर? देखो ऐसा है, क्योंकि रिजल्ट तो बाद में आएगा, रिजल्ट तो जून में आएगा। हमारी देश की जनता जाग चुकी है और उसने मन बना लिया है, उन्होंने देख लिया है मोदी है तो मुमकिन है। एक बार फिर वो अपने नेता को तीसरी बार भारत का प्रधान बनाने के लिए उन्होंने मन बना लिया है और उनका शुरुआत से मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उन्होंने सिद्ध किया है मोदी है तो मुमकिन है। कि पहले हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते थे, कोई पूछता तक नहीं था, एक तरफ में चाय बिस्कुट दे के उनको बैठा दिया जाता था। अब ऐसे होड़ लगी हुई है जैसे मान लो कोई देवता आ गया हो, कहीं रशिया का राष्ट्रपति है, कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति है, कहीं जर्मन का चांसलर है, कहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, कहीं जापान का प्रधानमंत्री है। तो उन्होंने सिद्ध किया है। G20 का सफल आयोजन हुआ, उससे हमारा व्यापार बढ़ेगा, विदेश में हमारी धाक बढ़ी है। और मैं समझता हूं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है, उससे जनता में एक बहुत गहरी छाप लगी है मोदी जी की। और ये माननीय गृह मंत्री जी का भी विशेष योगदान रहा है। इस धारा 370 और 35 से मेरे ख्याल में 56-57 साल का तो मैं भी हो गया, हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था भाई जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटेगी, ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनेगा। वो भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। ये मोदी है तो मुमकिन है। अब हाल ही में, अब इसका ताजा आंकलन आप इसी से लगा लीजिए, हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए थे, वहां की देवतुल्य जनता जनार्दन ने मोदी जी की गारंटी के ऊपर मोहर लगाई थी। अब वो सुनामी का रूप ले चुकी है। अब वो सुनामी थमने वाली नहीं है। अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार, जगह जगह यही नारे लग रहे हैं। आप हरियाणा में देख लो, हरियाणा में कितना बढ़िया काम हुआ, डबल इंजन की सरकार कितना अच्छा काम करी है। मुख्यमंत्री जी जहां जहां जाते हैं वहां पे जन सैलाब उभर जाता है, वहां पे युवा शक्ति है। और 56 साल में ओबीसी समाज को अपना मुख्यमंत्री मिला है। ओबीसी समाज है, 36 बरादरी है, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य एक है, ये हमारा पैटर्न है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम करी है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक।
तो जिनका पहले तो क्या होता था, आपके हरियाणा का इतिहास आपको बता दूं, आपको पता है वैसे तो, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पहले भर्तियां होती थी, मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र का होता था उसी के क्षेत्र के भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये भी होता था। उसी क्षेत्र के बच्चों को नौकरियां मिलती थी। आम जनमानस, आम किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, गरीब का बच्चा नौकरियों से वंचित रह जाता था। और आज कहीं पर आप देख लो, मैं भी जुलाने हल्के में आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी के साथ में, मैंने उनके साथ रहने का मौका मिला। हम गांव में पूछते हैं, हमारा ब्राह्मणवास एक छोटा सा गांव है, वहाँ पूछा भाई कितने बच्चे लगे, 44 बालक हमारे गांव के लगे। हमारा भी छोटा सा काम है, 10-20-30 बालक हमारे गांव के लगे। नहीं तो हमारा तो पिछड़ा क्षेत्र था। यूँ बताओ 89 हल्के में बालक क्या पढ़ते नहीं, वो बच्चे मेरिट में नहीं है। भाई कलोई हल्के के बच्चे ही मेरिट में क्यों आते थे? ये जहां का ही मुख्यमंत्री होता था वो अपने क्षेत्र के बच्चों को रोजगार देता था और अपने क्षेत्र का ही विकास करता था। अब हमारा जींद जहां से शुरू हो गया रोहतक तक तो बढ़िया रोड बना दिया। जहां जींद हमारा शुरू होया वहां गड्ढे करके छोड़ दिए। वहां पे लोगों के क्या नाम है, एक्सल टूट जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। वो अब बड़ा मुश्किल से हमारी सरकार ने उसको संभाला है, हमारी सरकार ने काम किया है। पूरे हरियाणा में हमने समान विकास कार्य पूरे हरियाणा में करे हैं। तो उससे क्या है, काम बोलता है। हम काम के आधार पर देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने जाएंगे और जनता जनार्दन ने आशीर्वाद देने का मन बना लिया है, क्योंकि और तो कोई टक्कर में है नहीं। आप ही ये बताओ, इनके कांग्रेस का प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है? भाई इनका राहुल गांधी, तो अपना आपको कई बार परसों की स्टेटमेंट दिया है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री बनते ही एक कलम से मैं सारे कर्जे माफ कर दूंगा। अरे कहाँ तो मोदी दी है, अरे कहाँ यू है, क्या नाम है राहुल गांधी है। भाई आप उसकी तुलना तो देखिए ना आप। चलिए तुलना हम यहाँ पर नहीं कर सकते। तुलना और फैसला जो है सब जनता के हाथों में है। बने रहिएगा, हमारे साथ शालिनी जी भी बनी हुई। शालिनी जी, आपने एक बात कही थी कि अभी जो वोटर है, जो मतदाता है, वो हतोत्साहित हैं। एक तो क्यों ये जानना चाहेंगे। दूसरी तरफ हरियाणा के विकास की जब बात करते हैं बीजेपी वाले, तो वो कहते हैं कि भाई बिना खर्ची के नौकरी दी, विकास किया, रोड बनाई और एम्स बनाया, तमाम सारी चीजें जो भी वो कहते हैं। आप कितना उसको देख पाते हैं धरातल पर? ज्योति जी, देखिए ऐसा है, एम्स बनाया है, एम्स का पत्थर रखा गया, ऐसे कई चीजों की नींव रखी गई है। वो प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुए, 10 साल होने को आ गए हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं इलेक्शन से ठीक पहले ही क्यों इतनी मुस्तैदी से चालू हो जाती हैं कि ये सारे काम हम कर सकते थे, अब शुरू कर रहे हैं। 10 साल का वक्त बहुत होता है। दूसरी चीज, मैं अपने भाजपा के स्पोक्सपर्सन को सुन रही थी, तो मैं बहुत सामान्य तरीके से उनसे ये कहना चाहूंगी कि देखिए, ये चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। सब जानते हैं कि इस वक्त बेरोजगारी का जो आलम है हरियाणा में, वो देश में लगभग सबसे नंबर 1 पे। दूसरी चीज, हरियाणा को, मुझे याद है कि जब 2014 में इनकी सरकार आई थी, तो बहुत क्लेम किए गए थे कि इकोनॉमिक जोन की तरह डेवलप किया जाएगा, बहुत सारे बिजनेसेस को बुलाया जाएगा, एक आध कॉन्फ्रेंसेस भी उनकी हुई थी। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि किसी तरह की औद्योगिक तरक्की हुई हो जिसके थ्रू रोजगार डेवलप किया गया हो। और उससे ज्यादा मेरा ये मानना है कि देखिए, अनफॉर्चुनेटली बहुत खेद की बात है कि हम लोगों की राजनीति जितनी ज्यादा मैच्योर होती जानी चाहिए थी, लोकतंत्र, तो साल तो बीत रहे हैं लेकिन उसको मैच्योर से इमैच्योर किया जा रहा है। इस वक्त देश के इतने साल बाद हमें ये सवाल पूछना चाहिए था कि जो हमारा पोटेंशियल है, हर देश का अपना एक पोटेंशियल होता है, हमारा पोटेंशियल जो है वो यूथ है। हमारे पास दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है यंग लोगों की, चाइना के पास है और हमारे पास है। हम compete करने के लिए इंटरनेशनली उनको क्या बना रहे हैं, और उनको बनाने का मतलब है कि हमने एजुकेशन के स्फीयर में क्या किया। हमने उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए, आपने एक स्किल डेवलपमेंट की योजना बना दी, सब कर दिया, लेकिन आप उसको ना जॉब्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ना आप इंटरनेशनल मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इस यूथ को दे पा रहे हैं। तो जिस तरह की हताशा है
यूथ में भी, जिस तरह की हताशा है समाज में भी, आप महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये मुद्दे मैं छोड़ दूंगी। मैं कह रही हूँ विजन की जहां आप बात करते हैं, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब ये इलेक्शन जो है ये डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, तो चाहे भाजपा वाले ये मानना चाहे न मानना चाहें, सत्य यही है कि आज मोदी जी की इमेज वो नहीं है जो 2014 में लोगों ने आंख बंद करके मोदी विकल्प के लिए वोट किया। लेकिन पिछले 10 साल में, जैसा कि हर सरकार के साथ होता है, आपके कुछ अचीवमेंट्स हैं और आपके कुछ फेलियर्स हैं। तो जो फेलियर्स हैं उनके, भाजपा की सरकार की, उन फेलियर्स को मद्देनजर रखते हुए ऐसा नहीं है कि जनता आज उतनी जोशीली है। सही कह रहे हैं, राम मंदिर आपने बनाया जो आप कह रहे थे, टैक्स पेयर का खूब पैसा लगाया गया, उसमें आधा मंदिर जब था उसको इनॉग्रेट कर दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, आपने कहा कि हमारा ये वायदा था, हमने पूरा किया, कर दिया आपने। आपका वायदा नौकरियां देने का भी था, क्या आपने पूरा किया? इंटरनेशनल एरिना में जरूर आपकी अचीवमेंट रही कि इंटरनेशनल एरिना में इंडिया ने अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी, अपना फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट की है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन्फ्लेशन की जहां तक, महंगाई की जहां तक बात है, 2014 रुपए में मैं अब ग्रास रूट बेसिक पे आती हूँ। अगर ये कहें कि महंगाई नहीं हुई है, अब मैं आम आदमी की तरह बात करती हूँ। 2014 में अरहर की दाल का रेट करीब 80 रुपए किलो था, आज 180 रुपए किलो। अगर आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी, अगर आप कह रहे हैं कि आम आदमी की पीठ नहीं टूट गई है महंगाई से, तो आप गलत कह रहे हैं। अगर जनता नहीं आ पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, जिस तरीके से ऑपोजिशन के ऊपर, देखिए अभी ईडी को बिल्कुल यूज कर लेना, ईडी के नॉर्म्स बदल देना, उसके बाद जिस तरीके से बिना बेल के प्रोविजंस के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के आप अपने ऑपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं उनको उठा के आप जेल में डाल सकते हैं। तो ये एक सबसे पहला अधिकार होता है हमारे न्यायिक प्रक्रिया में, जिसे कहते हैं कि इनोसेंट टिल नॉट प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक आपके ऊपर आप गिल्टी प्रूव नहीं किए गए हों किसी अपराध के लिए, तब तक आप अपराधी नहीं है। शालिनी जी, लेकिन उसको बिल्कुल पलट के आपने ईडी के जो नए नॉर्म्स बना दिए, जिस तरीके से लोगों को डाल दिया, तो जनता में ये बात तो डेफिनेटली है कि लोग थोड़े डरे हुए डेफिनेटली हैं कि जिस तरीके से सरकार जा रही है। शालिनी जी, माफी चाहूंगी, आपको रोकूंगी यहाँ पर क्योंकि इलेक्शन का दिन है और तमाम सारी अपडेट्स हमारे पास आ रही है, लौटूंगी आपके पास। लेकिन उससे पहले संदीप संवाददाता हमारे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, सीधे तुम्हारा आपका रुख करते हुए ये जानना चाहेंगे, क्योंकि सारा दारोमदार आप संभाल रहे हैं, क्या कुछ अभी तक का अपडेट आपके पास है? देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं कि लगातार वोटिंग जारी है और लोगों के साथ साथ आपने देखा होगा जिस तरह से हमने तस्वीरें भी दिखाई है, बुजुर्गों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और दिग्गज भी अपना वोट डाल रहे हैं। फिर चाहे बात करें नितिन गडकरी की और दूसरे बड़े नेताओं की, तो लगातार वोट डाले जा रहे हैं। बात अगर यहाँ हम आज करेंगे पहले चरण को लेकर चुनाव है, तो ऐसे में किन सीटों पे सबकी नजर है और सीटें हॉट कौन सी रहने वाली, वो आज की सबसे बड़ी जो है चुनौती है। और कौन इन सीटों पे जो है जनता किसको पसंद करती है, वो देखने वाली बात होगी। नतीजे बताएंगे कि क्या कुछ खास रहने वाला है। लेकिन अब जब दिग्गजों ने पूरी तरह चुनाव प्रचार कर दिया अपना और अब जब गेंद वोटरों के पाले में आ चुकी है, तो वोटर जा रहे हैं और अपना खासा उत्साह दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जो कुछ सीट है, जैसे कि आज बात करें तो नागपुर के खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वहां से चुनाव मैदान में उतरे हैं, गढ़ कहा जाता है। और अब उस पर क्या रुझान रहने वाला है वो देखने वाली बात होगी, किस तरह से जो है वोट यहाँ पे वोटर डालते और किसको पसंद करते हैं। दूसरी बात अगर बात करें यूपी की बात करें, तो यूपी में भी मुजफ्फरनगर सीट जो है वो बहुत एक हाईलाइट सीट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से खुद जो है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान चुनाव मैदान में उतरे। बीजेपी ने भरोसा जताया और वो किस तरह से जो है सीट निकाल पाते वो देखने वाली बात होगी। इसके साथ अगर मैं एक और बात करूं, यूपी की ही सीट है पीलीभीत की, अगर बात की जाए, पीलीभीत जो है शुरू से ही वो मेनका गांधी और वरुण गांधी का गढ़ रहा है। लेकिन इस बार जो है वरुण गांधी की टिकट खाद के वहां से जितिन प्रसाद को टिकट दी गई है। बीजेपी ने जितिन प्रसाद पर भरोसा जताया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। अब देखते हैं कि वो इस सीट पे किस तरह से करते हैं और क्या यहाँ का अब चुनावी गठबंधन रहने वाला है। बिल्कुल संदीप, सही बात आपने कही। लेकिन इससे पहले हमारे लिए ज्यादा जरूरी ये होता है कि मतदाता कितनी संख्या में पहुंच रहे, मत प्रतिशत का कोई अगर आपके पास आंकड़ा हो, नंबर 1 वो, और नंबर 2 कि क्या कुछ व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं, जितनी भी खबरें आपके पास आ रही है कि मतदान जो पोलिंग बूथ है वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं।
ज्योति, अभी तो शुरुआत है, तो मत प्रतिशत जो है अभी इतनी तेजी से बढ़ नहीं रहा है, लेकिन हाँ बढ़ेगा, क्योंकि जब लोग हैं जब अपना काम करके निकलेंगे, खासकर महिलाएं जब घरों का काम करके खत्म करके जब बाहर आएंगी, वोट डालेंगी, तो वो उस टाइम पे वोट प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन अगर बात करें सुरक्षा के लिए आज की, तो सबसे ज्यादा सुरक्षा में अगर जो नजर रहेगी वो छत्तीसगढ़ की जो इस चरण में एक सीट पर चुनाव हो रहा है बस्तर पे, उस पे खास रहने वाले, क्योंकि बस्तर जो है पूरी तरह से एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और जिस तरह से 2-3 दिन पहले की हम बात करें, अगर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद में सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। और यहाँ पे अब लोग कितना बढ़ चढ़कर आने वाले हैं चुनाव मतदान में अपना वोट देने वाले, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, क्योंकि नक्सल प्रभावित ये इलाका है और ऐसे में बीते दिनों जैसे कि आपने बताया ये खबर आई थी, उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो चुनाव आयोग की भी होती है और सरकार की भी होती है। लेकिन बात थोड़ा सा खिसक करके अगर उत्तराखंड में आए, तो उत्तराखंड में सभी सीटों पर आज मतदान है और सारी सीटें लगभग, संदीप आपको बताऊं कि हॉट सीट है। तो इस पर पौड़ी सीट की अगर बात करें, पौड़ी में काफी सारे बड़े मुद्दे हैं, चाहे अंकिता भंडारी की हम बात कर लें, चाहे जोशीमठ की हम बात कर लें। तो एक तरफ कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर के चली है, दूसरी तरफ बात करें तो बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है और अनिल बलूनी पहली बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री का वहां से बीजेपी ने टिकट काटा था। तो वहां के क्या कुछ हालात है, वहां का रुख क्या लगता है आपको? ज्योति, बिल्कुल ये उत्तराखंड की जो सीट पे नजर रहेगी वो इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि पहले चरण में सभी 5 सीटों पर यहां पर चुनाव होने और पांचों की पांचों सीटें, बात करें पिछले 10 सालों से, यानी 2014 के चुनाव की बात करें, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप करा था और सभी पांचों सीटें जो है बीजेपी के पास रही थी। हालांकि इस बार जो है चुनाव मैदान में खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी उतरे थे और उन्होंने सीधे कहा था कि आपका एक एक वोट जो है सीधा नरेंद्र मोदी को जाएगा। तो देखने वाली बात होगी जो उनका जो चुनाव प्रचार है वो कितना असर करता है। और उसके बाद में जब कांग्रेस ने जो 400 प्लस का दावा बीजेपी ने दिया था उसको रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी, तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे कांग्रेस कितना बढ़ चढ़कर सामने आती है और लोगों के दिलों पे कौन राज करता है। क्योंकि जिस तरह से जो है बात करें इनकी हॉट सीटों की, तो 5 में से मुझे लगता है 3 सीटें ऐसी बिल्कुल हॉट है जो पूरी तरह से, जहां पे खुद पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री बेटे भी उतर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी उतर रहे हैं और जो ऐसे लोग भी जो पिछले सांसद रह चुके हैं। बिल्कुल संदीप, बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटेंगे। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus. 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. Jaya hai मैं भारत आऊं, भारत है मुझ में, मैं ताकत आऊं, ताकत है मुझ में, मैं भारत आऊं, भारत है मुझ में, मैं ताकत आऊं, ताकत है मुझ में। हम भारत के नतमस्तक हैं, हम योद्धा के दो हस्तक हैं, हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत के मतदाता हैं। मतदान मतदान देला जाओ हमें, भारत बन, भारत बन। भाग्य उरी जमा लगे है भारत, लोकतंत्र ले सजे है भारत। सबले बड़े ये तिहार हमारे हैं, यही कर्तव्य अधिकार हमारे हैं। मतदान मतदान देला जाओ हमें, भारत बन, भारत बन। जया है
अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 89 29 10 40 40 पर कॉल करें। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 2024 के चुनावी दंगल में। और चर्चा लगातार जारी है, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं और 102 सीटों की सभी जगहों की पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी के साथ ही सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे संवाददाता सलमान चंद्रगिरी बस्तर से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ नजारा, क्या कुछ हालात, क्या कुछ अपडेट वहां पर है अभी? जी, जैसे कि आपको बता दूं कि लगातार बस्तर में चुनाव जो प्रथम चरण चालू हो चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि जिस प्रथम चरण चुनाव में लगातार लोगों का जिस भय के माहौल में भी लोग घर से बाहर निकलकर मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और अपना कीमती वोट दे रहे हैं। हम बात करते हैं बस्तर की, तो आप लोग सभी जानते हैं कि बस्तर एक ऐसा सेंसिटिव क्षेत्र है जहाँ पे बस्तर के लोगों को काफी भय का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इस चुनाव में, ये जो 2024 के चुनाव में देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे कोई भय का नजारा नहीं दिख रहा है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे कांड होते रहते हैं। लेकिन फिर भी लोग अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं, अपनी जो वोट है वो लाके अपने मतदान केंद्र में दे रहे हैं, ताकि लोगों का सोचे कि हम लोग जो जिस प्रकार से हम लोग वोट दे रहे हैं वो कभी खत्म ना हो जाए। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे 7 बजे से लगातार लाइन में लगे हुए हैं लोग, और अपना जो वोटिंग है वो धीरे धीरे 30%, अगर हम वोटिंग की बात करते हैं तो 30% वोट हो चुके हैं। और बाकी ये है कि किसकी जीत होगी, किस तरफ झुकाव होगा, वो देखने वाली बात होगी। जी है ना? बिल्कुल बिल्कुल सलमान, लेकिन आपके पीछे की तस्वीरें एक बार हम देखना चाहेंगे, किस तरीके से लोगों की भीड़ है, क्या कुछ इंतजामात हैं, एक बार तस्वीरें दिखाइए। सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं, सुरक्षा में भी सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार तैनात की गई है। और यहाँ पे हम सुरक्षा की देखते हैं तो जगह जगह पे महिला पुलिस की बात करें तो महिला पुलिस भी खड़ी हुई है और जनाना पुलिस भी यहाँ खड़े हुए हैं। और देखते हैं पुलिसों की बात करें, लगातार इन लोग सब जगह पे खड़ी व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं कि हमारे दाहिने तरफ भी देखिए, हमारे बाएं तरफ भी देखिए, सुरक्षा बल तैयार हैं। लगातार कतारबंद के साथ कतारबंद लगे हुए हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई झगड़ा लड़ाई की बातें नहीं सामने आ रही है और कोई धक्का मुक्की की भी बातें नहीं आ रही है। लगातार लाइन से अपना जो वोट है वो दे रहे हैं। कोई समस्या इनको नजर में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बाकी हम हमारे साथ जो लोग बने हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि इन लोगों को क्या व्यवस्था में कोई कमी नजर आ रही है या फिर बिल्कुल जी दादा, कैसे ये जो लाइन लगा हुआ है, क्या आप लोग जो वोट कर रहे हैं इसमें कोई दिक्कतें आ रहे हैं क्या आप लोगों को आने में जाने में, या फिर यहाँ की कोई व्यवस्था में आपको कुछ नहीं करना है? अब किस तरफ आपको नजर आ रहा है कि वोट करने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है? कैसा लग रहा है आपको? वैसे सुविधा है,
और पहली बार देखने को मिल रहा है कि वो वहाँ फोटो खिंचाने के लिए जो बनाया गया है, हाँ वो बहुत बढ़िया है, बात बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है चुनाव के जिस तरह से आप लोग बात करें, सुबह 7 बजे से लगातार लाइन में लगे हुए हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कोई ऐसी व्यवस्था की कमी नजर तो नहीं आई? क्या लगता है कि दिव्यांगों के लिए और जो विकलांगों के लिए रथ की व्यवस्था की गई, क्या लगता है कि वो रथ जो है हर जगह तक पहुंच रही है, लोगों को ला रही है? रथ तो हमने देखा नहीं, हाँ हो सकता है कि आप दर्शक किया गया है तो ला रही हूँ जी। हमारे साथ महिलाएं भी बने हुए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं को लेकर क्या उनके अब तक का वो सुविधा पहुंच रही है, महिलाओं को कोई और तकलीफ उठाना पड़ रहा है। वैसे आपका नाम क्या है? क्या लगता है कि अब महिलाओं की हम बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो कहाँ तक आप लोगों को सही लग रहा है? और ये दिख रहा है कि अगर महिलाओं को लाइन कतारबंद लग के वोट देना पड़ा, वोट देने में कोई समस्या तो नहीं हो रही है? थोड़ा सा ऐसा हो जाएगी ना, बताइए कैसे सुरक्षा कैसे लग रहा है, वोट देने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ वोटिंग हो रहा है, भय का माहौल है, बस्तर एक ऐसा संस्कृतिक क्षेत्र है, उसमें आपको कोई भय का माहौल का सामना करना पड़ रहा है? आपने उस तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से वोट देने में कोई तकलीफ नहीं हो रहा है? जी ज्योति जी, और लोग भी हमारे साथ बने हुए हैं, सुरक्षा बलों की अगर हम बात करते हैं, सुरक्षा बल भी बने हुए हैं। जी ज्योति जी। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा संकोच भी वो बात कर रही हैं। अगर किसी से बात आपकी इस बीच हो तो मुद्दे पूछेगा किन मुद्दों पर इस बार वो वोट डाल रहे हैं। फिलहाल आपसे ये जानना चाहेंगे सलमान की बस्तर एक ऐसा इलाका है जो नक्सलवाद से पूरी तरीके से प्रभावित है। बीते दिनों की अगर हम बात करें तो एक बीजेपी लीडर की हत्या भी यहां पर हुई थी। तो जैसा कि आपने बताया सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद है, लेकिन नक्सलवाद को जोड़ करके कुछ और मुद्दों को अगर हम जानना चाहें तो क्या कुछ उस क्षेत्र की सबसे बड़ी परेशानियां हैं या सबसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर लोग वोट डालने के लिए तैयार होते हैं? जी आपको बता दूं, सबसे बड़ी समस्या अगर हम यहाँ पे बस्तर में देखते हैं तो वो नक्सल समस्या है, क्योंकि आए दिन बस्तर में ऐसे कांड होते आ रहे हैं। आप देखते हैं बीजापुर क्षेत्र वो या सुकमा क्षेत्र या नारायण, अभी हाल ही कुछ दिन पहले आपको कांकेर का भी आप कांड सुने होंगे जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं। यहाँ नक्सलियों की तादाद बढ़ती जा रही है, कहीं न कहीं जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता या नेताओं को मार दिया जा रहा है। लगातार नक्सलियों का जो उत्पात है बस्तर में लगातार मचाया जा रहा है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं सुरक्षा बल के लोग उनमें हावी पड़ रहे हैं। और जहां पर पुलिस प्रशासन की बात करें तो नक्सलियों पर हावी नजर आ रहा है। अब धीरे धीरे नक्सली जो है ना अपने कदम पीछे लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बस्तरी उसी क्षेत्र में अगर बस्तरी क्षेत्र की बात करें, जिला मुख्यालय से अंदरूनी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कई जगह पे ऐसे माहौल भी सामने आ रहे हैं कि जहां पे लोगों को डरा धमका कर जा रहा है कि आप लोग इस समय मतदान केंद्र में ना जाएं, वोट ना करें। और खासतौर से बीजेपी को अगर आप लोग ला रहे हैं सामने तो उसे मत लाए, ऐसा करके सामने में आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है सलमान, बने रहिएगा, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ राहुल गर्ग जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल मेरा ये है कि पहले चरण का मतदान जारी है, भीड़ भी है कई सारे पोलिंग बूथ पे और कहीं पर सुनसानी भी है। तो 102 सीट, सबसे ज्यादा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है, तो कुछ नर्वसनेस लग रही है एग्जाम से पहले की, क्योंकि एग्जाम आज है, रिजल्ट तो बाद में आएगा? नहीं मैम, कोई नर्वसनेस नहीं है। हमने बहुत अच्छा वहाँ पे जो भी अपने 21 स्टेट के अंदर कि हम तो ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने वाले हैं। मैम वो तो बीजेपी वाले सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा होने का नहीं है ना। 10 साल का कार्यकाल जनता ने उनका देख लिया है। मोदी जी ने गारंटी 2014 में दी थी कि 2 करोड़ लोग युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, शिक्षा पे बोला 2022 तक हर परिवार को छत दे देंगे। इन्होंने बहुत कुछ बोला था, करा इन्होंने कुछ भी नहीं। आज बेरोजगारी के मामले पे देख लो भारत देश कहाँ पे है, महंगाई के मामले पे देख लो भारत देश कहाँ पे है, शिक्षा को लेकर शिक्षा को देख लो, कोई फील्ड ही देख लो, हर कहीं भी फील्ड में तो बाहर इन्होंने कोई काम किया तो नहीं। इन्होंने काम तो बस एक ही है, बेचने का काम किया है। इन्होंने रेल बेच दी। शर्मा जी अपनी बारी में तो इन्होंने काम तो कुछ नहीं किया ना। ये किस मुद्दे पे वोट भी मांग रहे, तो किस मुद्दे पे मांग रहे हैं कि रोज तो पीछे तुमने 2014 में तुमने घोषणा करी कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार है कहाँ पे? तो आप अब दोबारा कोई बात करें तो किस मुद्दे पे बात करें? ओनली राम मंदिर पे। मैं थोड़ा लेट जुड़ा, मैं मेरे बीजेपी साथी सुन रहा था, जींद से वो रोड की बात ये कर रहे थे। रोड के मामले में कहाँ पे बात कर रहे हैं? आप पंचकुला में जाके देख लो ना, पंचकुला की कोई सी रोड को, इंडस्ट्रियल एरिया की रोड देख लो, कोई सेक्टर की रोड देख लो, टूटी हुई है। जबकि पंचकुला तो सेकंड कैपिटल मानी जाती है हरियाणा की। आप रोड की बात कर रहे हो, कहाँ पे है रोड? खड्डे हैं। हिसार में देख लो, हिसार इतना बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हिसार है। हिसार की देख लो, हिसार का सेक्टर 14 सबसे प्राइम सेक्टर है, उसकी रोड देख लो।
कहाँ की अब रोडों की बात करोगे, कहाँ पे है आपका? जमीनी स्तर पे जाके लोग योजनाओं की बात करते हैं। आपको पता होगा एमएसएमई के अंदर पिछले 7 साल के अंदर 3 करोड़ प्लस एमएसएमई बंद हो गए। टोटल इंडिया के अंदर 6.5 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड है, जिसमें से 3 करोड़ बंद हो गए पिछले 7 साल के अंदर। 50% का आंकड़ा एमएसएमई बंद होने का, बहुत बड़ा मामला है ये। व्यापार के लिए पिछले 10 साल के अंदर मोदी सरकार ने व्यापार बढ़ाने के लिए क्या किया? यदि व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ किया तो एमएसएमई बंद होते हैं क्या? ये स्टार्टअप लोन है। राहुल जी सुनिए, एक बड़ा सवाल है, अभी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने ये बड़ा सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि ये दुर्भाग्य की बात है कि एक मैच्योर राजनीति जो समय के साथ साथ होनी चाहिए, जो मैच्योरिटी बढ़नी चाहिए, वो नहीं दिख रही। चाहे पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, पक्ष सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट मांगता है और विपक्ष भी कहीं ना कहीं उतना मैच्योर नहीं है। समय के साथ मैच्योरिटी लेवल बढ़ना चाहिए, लेकिन वो मैच्योरिटी नहीं दिख रही राजनीति में। कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस में मैच्योरिटी लेवल क्यों नहीं? भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो मैच्योरिटी लेवल नहीं है। उन्होंने दूसरा चरण निकाला भारत जोड़ो न्याय यात्रा के, वो मैच्योरिटी लेवल नहीं है। अनमेच्योरिटी लेवल देखेंगे तो बीजेपी में देखेंगे ना, जो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, मैच्योरिटी लेवल कैसे है ये भी बताइए, फिर मैं पूछूंगी कैसे नहीं है, कैसे है ये बताइए। कांग्रेस में किस हिसाब से? क्योंकि रैलियां तो तमाम सारी बीजेपी भी निकाल रही है, छोटे दल जो है वो भी निकाल रहे हैं। रैली और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को दोनों को नहीं जोड़ सकते आप। रैली तो कांग्रेस भी निकाल रही है। रैली की तो मैं आपको 20 वीडियो में आपको दिखा सकता हूं कि मोदी इनकी क्या नाम है बीजेपी वाले की रैलियों में भीड़ ही नहीं होती है, और 20 वीडियो में आपको दिखा सकता हूं कि कांग्रेस की रैलियों में भीड़ होती है। मैं रैली की बात है, मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रहा हूँ। यात्रा और रैली में दोनों में बहुत डिफरेंट है। और दूसरी बात ये लोगों को लाभ पहुंचाएगी, बहुत लाभ पहुंचाएगी है। क्यों नहीं पहुंचाएगी? आप ये देखो ना, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया तो उन्होंने क्या किया? बात ही नहीं की मैंने, किस तरीके से पहुंचाएगी, क्या चीज कैसे जाएगी? सॉरी मैम, मैंने कहा ये यात्रा किस तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाएगी, ये मैंने पूछा। यात्रा कैसे बेनिफिट है ना, राहुल गांधी जी पब्लिक के बीच में जा जाके उनकी समस्या समझी है। भारत जोड़ो यात्रा का निकालने का मतलब क्या था कि लोगों के बीच में जाके उनकी समस्या समझना, उनके दुख समझना, वो सारी समस्या समझी है ना उन्होंने, जो उनको नहीं पता था। उसके बाद जब मैनिफेस्टो बनाना था, एक वेबसाइट लॉन्च करी गई, उसके अंदर लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपने सुझाव रखे हैं, उस सुझाव को पढ़ा है लोगों ने। राहुल गांधी जी अपने खुद अपने फोन से उनको फोन करके राय और ली है, जो उनको राय उनको समझ में आई है, कई महिलाओं से, कोई पुरुषों से, उन्होंने फोन करके वो समझी है। बीजेपी ने क्या किया? जब ये सत्ता में है तो इन्होंने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं ना। ये किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं? राम मंदिर के नाम पे लड़ रहे हैं। अभी मेरा सुनना है, चलिए ठीक है, वो किन पे लड़ रहे हैं वो खुद ही बता देंगे, वो खुद ही बता देंगे, वो राहुल जी आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बने रहिएगा, आगे चर्चा आपसे करूंगी। रामराज जी शर्मा जी, बहुत देर से आप बोलने के लिए कुछ प्रयास कर रहे थे, लेकिन सवाल मेरा सेम पहले आपसे ये भी है कि विश्लेषक जी हमारे साथ जो जुड़ी थी, उन्होंने कहा था कि मैच्योरिटी लेवल कहीं ना कहीं कम हो रहा है। 2014 की बात करें या फिर 2024 की बात करें, इस बीच जो राजनीतिक पार्टियों का रुख है या मैच्योरिटी लेवल है वो कहीं ना कहीं घट रहा है, जिसको बढ़ना चाहिए था। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी, उसके बाद शालिनी जी आपके पास आऊंगी। देखो, हमारी बहन जी ने बहुत अच्छी बात की, मैच्योरिटी लेवल घट रहा है। अब इनके ये दोनों बहन भाई प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लालू के घर गए, वहां पे सावन का महीना था। ये अच्छा होता, ये हनुमान चालीसा वहां पर पढ़ते और कोई देवी का पाठ करते, वहां पर मीट बनाने की तो वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं और फिर वो वीडियो वायरल कर रहे हैं। ये मैच्योरिटी लेवल हुआ, इनको शर्म आनी चाहिए। और फिर अपने आप को ये ब्राह्मण कहते हैं, फिर ये सनातनी कहते हैं। देश की जनता जाग चुकी इनको देख रही है। वो लालू जी के लड़के हैं, वहां पे एक नवरात्रों से एक दिन पहले की बात है, हेलीकॉप्टर में वो मछली खा रहे हैं और उसका वीडियो दिखा रहे हैं लोगों को। अरे ये मैच्योरिटी लेवल है, इनको शर्म आनी चाहिए। और फिर जनता के सामने जाके वोट भी मांगते हैं। जनता जनार्दन जाग चुकी है, देख चुकी है। राम मंदिर है, राम मंदिर इनका क्या ले रहा है राम मंदिर? अरे राम, ये सनातन का युग है, ये भगवान श्री कृष्ण का युग है, ये भगवान रामचंद्र का युग है। राम मंदिर का अगेंस्ट में इन्होंने कितने वकील खड़े करे? वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाया तो ठीक है, राम मंदिर बनाया तो ठीक है, लेकिन उसके नाम पर ही अब वोट मांगना। चलिए ठीक है, आपसे चर्चा करूंगी आगे। शर्मा जी, बहुत सारे सवाल मेरे आपके लिए हैं और शालिनी जी आपसे भी जुड़ूंगी, लेकिन उससे पहले न्यूज रूम से संदीप हमारे संवाददाता बने हो, थोड़ा सा उनसे अपडेट ले लूं। संदीप, क्या कुछ अभी तक का अपडेट है? मत प्रतिशत में कोई बढ़ोतरी, अपडेट क्या है आपके पास? हाँ बिल्कुल ज्योति, लगातार जो है मत प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। लोग अब घर से बाहर निकल रहे हैं और वोट बढ़ा रहे हैं, वोट दे रहे हैं, जिससे मत प्रतिशत बढ़ रहा है। 11 बजे तक के अगर अपडेट में आप तक पहुंचाऊं तो मेघालय में अभी तक 31.65% वोट डाले जा चुके हैं। मिजोरम में 26.23%, नागालैंड में 22.50%,
पुडुचेरी में 27.63%, राजस्थान में 22.51% वोट डाले जा चुके हैं। और अगर इससे आगे की मैं बात करूं, अगर जम्मू कश्मीर की करूं तो 22.60%, लक्षद्वीप में 16.33%, मध्य प्रदेश में 30.46% वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। और महाराष्ट्र की बात की जाए तो 19.17% अभी तक जो है 11 बजे तक का वोट प्रतिशत यहां पे सामने आ चुका है। मणिपुर में 27.64% यहां पर वोट डाले जा चुके हैं। इसके बाद अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में 21.20% वोट यहां पे डाले जा चुके हैं और लोग धीरे धीरे अब अपने घरों से बाहर निकलने लगे हैं। कहा जा सकता है कि वोट प्रतिशत जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे वोट प्रतिशत भी अब बढ़ता जाएगा। आगे बात करूं तमिलनाडु की तो 23.72% यहां पर वोटिंग डाली जा चुकी है। त्रिपुरा में 33.28% वोट पड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 25.20% वोट पड़ चुके हैं और उत्तराखंड में अभी तक 24.83% ज्योति वोट डल चुके हैं। अभी तक का कुछ स्टेट का वो आंकड़ा है जो 11 बजे तक अभी वोटिंग परसेंट अपडेट हो चुका है, जो सामने आया है। बिल्कुल, यानी कि ये कह सकते हैं कि बंगाल में अभी तक सबसे ज्यादा वोट पड़ चुका है। अभी तक जो है सबसे ज्यादा वोट उसी साइड में पड़ा क्योंकि लोग वहां पे बाहर निकल रहे हैं। शुरू से देखा जाए तो सुबह से ही बंगाल में सबसे ज्यादा वोट अभी तक डाले भी जा रहे थे। बिल्कुल, और एक चीज साफ कर देनी चाहिए यहाँ पर मतदाताओं के लिए कि धूप बहुत है संदीप, बाहर धूप बहुत है, लोगों को थोड़ा सा स्वास्थ्य की चिंता होती है, लेकिन छाता लेकर भले ही निकले लेकिन अपने मत का प्रयोग करने के लिए जरूर निकले, क्योंकि आपके एक दिन का कष्ट आपके अगले 5 साल के कष्टों को मिटाने वाला है, यानी आपके 5 साल का भविष्य तय करेगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके और थोड़ा सा कष्ट करके आज अपने मत का प्रयोग जरूर करें। लेकिन उत्तराखंड की जहां बात की जाती है संदीप, फिर से मेरा सवाल आपसे वही है कि वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम भी है क्योंकि युवा वहां के बाहर हैं। ज्यादातर युवा जो हैं वो मैदानी इलाकों में है क्योंकि रोजगार की कहीं ना कहीं कमी है। इलाकों की अगर बात की जाए ज्योति तो वहां से युवा जो है वो नौकरी के लिए पलायन जरूर करते हैं, नौकरी के लिए जरूर जाते हैं और यही वजह है कि वहां वोटिंग परसेंटेज अभी तक कम है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां वोट नहीं डाले जाएंगे क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए तो लोग जो है बहुत जागरूक हो चुके हैं और हर कोई अपना वोट डालना चाहता है। तो धीरे धीरे लोग पहुंचेंगे भी वहां पे भी और वहां वोट प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। और अगर बात करें वहां पे लोगों के जो उनमें रुझान दिखा जा रहा है मतदाताओं को लेकर, तो खासकर 2 ऐसे वर्ग हैं जिन लोगों में ज्यादा उत्साह है। एक तो युवा वर्ग जो अपना पहली बार वोट डालना चाह रहा है वो खासा उत्साहित है, और दूसरा बुजुर्गों की बात करें तो आपने देखा होगा किस तरह से जो है बुजुर्ग सहारों पर जा रहे हैं और व्हील चेयर्स के सारे भी जा रहे हैं, लेकिन अपने वोट जरूर डाल रहे हैं। बिल्कुल संदीप, बने रहिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ शालिनी जी बने। शालिनी जी, दोनों को आपने सुना, मेच्योरिटी लेवल पे जो सवाल किया गया है, क्या वो सवाल का जवाब भी मेच्योर था? ये तो आप ही बता सकती हैं, क्योंकि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा को वो मेच्योरिटी लेवल बताते हैं, दूसरी तरफ वो मेच्योरिटी लेवल फिर कांग्रेस पर ही तंज कसते हुए बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई उन्होंने वहां पे मीट बनाया, इनको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए थी। देखिए, ठीक यही चीज मैं कह रही थी। मुझे बहुत खुशी होती कि अगर मैं जिस जेन्युइन मैच्योरिटी लेवल की बात कर रही थी अगर उसके ऊपर बात की जाती। मैं इंडिविजुअल मैच्योरिटी की बात नहीं कर रही थी, मैं बात कर रही थी कलेक्टिव मैच्योरिटी की। मैं बात कर रही थी राजनीतिक क्षेत्र में जो हमारे मुद्दे हैं जिनको हम लेके चलते हैं। मैं विजन की बात कर रही थी कि क्या हमारा विजन मैच्योर है, क्या हम देश के लिए काम कर रहे हैं, क्या हमें पता है कि हमारी एक देश होने के नाते हमारी क्या मजबूतियां हैं और हमारी क्या कमजोरियां हैं। आने वाला विश्व कैसा दिखाई देगा, क्या उस विश्व के लिए, उन चुनौतियों के लिए हम तैयार हैं, क्या जो हमारी कमजोरियां हैं हम उन पे काम कर रहे हैं, और अपनी जो मजबूती है, जैसे कि मैंने कहा कि एक यूथ पॉपुलेशन, हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो इतना स्ट्रांग और इतना यूथ की तरफ मोटिवेटेड है। वेस्टर्न नेशंस में, बहुत सारे नेशंस में अगर आप देखें तो डेमोग्राफिकली उनकी पॉपुलेशंस बहुत एजेड पॉपुलेशंस हैं, बहुत बूढ़ी पॉपुलेशंस हैं, उनके पास इतने यूथ नहीं है। अगर हमारे पास सबसे बड़ा हथियार मेरा मानना है शिक्षा है। अगर हम आने वाले विश्व के हिसाब से अपने इस यूथ को शिक्षित कर सकें, टेक्नोलॉजिकल शिक्षा दे सकें, तो भारत सही मायने में विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा में कई स्कूल्स में साइंस बंद करा दी गई। हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ जाने की बजाय हम सिर्फ धर्मांध लोग पैदा कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है। देखिए, धर्म अपना एक पर्सनल आस्था होती है और उसके ऊपर किसी की भी टीका टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि सही बात है। लेकिन धर्म के साथ साथ जब हम भारत की बात करते हैं, तो अगर हम भारत के संस्कार और भारत के धर्म की बात करते हैं, तो हम भारत के विज्ञान की बात क्यों नहीं करते हैं? हम भारत की जो दूसरी उपलब्धियां हैं, सोच में, दर्शन में, आध्यात्म में, हर चीज की बात क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं वो देश बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारे बच्चे
सब शिक्षित हो, उस शिक्षा के अनुसार जो शिक्षा आने वाले जग में जरूरी है, जो भारत को सही मायने में मजबूती प्रदान कर सकती है। बजाय इसके हम बात करते हैं कि आपका धर्म ये है, मेरा धर्म ये है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन कितने बजे घर से बाहर निकल रहा है। बहुत ही दुख होता है मुझे जब मैं ये देखती हूँ। बिल्कुल देखिए, लीडर का काम होता है, अगर आपको किसी लीडर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अगर आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है या आपने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई है, तो आपका काम होता है मार्गदर्शन का। बिल्कुल, वो मार्गदर्शन जो सबके लिए अच्छा हो। ठीक है, शालिनी जी, भारत जोड़ो यात्रा आपने की, मेरे कांग्रेस के साथी का कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा की, लोगों के बीच में गए। देखिए, ऐसा है, 2 लेवल पे होती है राजनीति। एक राजनीति जो होती है वो होती है एक्शंस की राजनीति, जो कि सरकार में होता है, उसके पास ये पावर है, उसके पास ये एक अनफेयर एडवांटेज एक तरीके से कह लीजिए आप होता है, क्योंकि वो गवर्नेंस के थ्रू अपना एक्शन दिखा सकता है कि हमने क्या किया। वो ये वाला जो हथियार होता है ये ऑपोजिशन के पास नहीं होता है, इसलिए ऑपोजिशन हमेशा वो दिखाएगी कि आपने क्या करना है। बिल्कुल ठीक है। शालिनी जी, थोड़ा सा रोकूंगी आपको यहाँ पर, क्योंकि लगातार अपडेट आ रहा है। सलमान भी हमारे साथ बने हुए हैं बस्तर से। सलमान, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ हलचल हो रही है? मत प्रतिशत कुछ बढ़ा, लोगों को आने का सिलसिला कैसा है? सलमान, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, हालचाल क्या है, अपडेट क्या है, एक बार बताइए। लगातार यहाँ पे धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों को भी यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। यहाँ पे किसी को ज्यादा देर तक नहीं रोका जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा बलों के साथ सही तरीके से यहाँ पे सुरक्षा रखी गई है। और लगातार इन लोग कह रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग बने हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर वो लोग वोट डाल रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपका नाम क्या है? किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं और क्या चाह रहे हैं जो प्रत्याशी बन के जो यहाँ सांसद बन के आए उनके लिए? यहाँ का विकास के लिए क्या उम्मीद रखते हैं आप? माइक थोड़ा अच्छे से लगाइए माइक, सलमान। आम जनता की जो सुविधाएं हमारे साथ और भी बने हुए हैं। आप मतलब कितने साल से वोट करके आ रहे हैं? खासा कंप्लीट हुआ। अभी तक कितने बार किए हैं? हो गए। तो आपको काफी अनुभव होगा। जारी रखिएगा, रोकूंगी यहाँ पर क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर अभी तक का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार मतदान जारी है, सभी पोलिंग बूथ पर मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं और इस बीच पौड़ी से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने मतदान किया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको, मेघालय के सीएम ने भी मतदान कर दिया है। मेघालय के सीएम भी पहुंचे, नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने खुद मतदान करने वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। तो लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी वोट डाला है, अपने मत का प्रयोग किया। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने अपना वोट डाल दिया है। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने भी अपने मतदान का प्रयोग कर दिया है। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने कोहिमा में पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। तो लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं हाई प्रोफाइल सीटों की भी और एक एक सीट की हर एक जानकारी दे रहे हैं। जहां इस बीच एक बार फिर से जो है आपको बता रहे हैं कि तमिलनाडु के सीएम ने वोट डाला है अपना, क्योंकि तमिलनाडु के सभी सीटों पर आज मतदान जारी है। और नागालैंड के सीएम भी मतदान करने पहुंचे हैं। नागालैंड के पर्यटन मंत्री खुद मतदान करने पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इस बीच अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहां पर एक ब्रेक का वक्त हो चला है। कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे।